हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, होप यू आर फाइन। आज हम सेल चैप्टर के सेकंड पार्ट में हैं। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे और आज हम सेल ऑर्गेनल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्यूल और न्यूक्लियस। स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल को अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो वैक्यूल का हिंदी में अर्थ होता है एम्प्टी, खाली स्पेस होता है। वैक्यूल एक ऑर्गेनल है सेल का जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका मतलब इसकी एक मेम्ब्रेन होती है। इससे पहले हम पढ़ें, एक बार मैं आपको वैक्यूल का डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारी एक प्लांट सेल है और उसके अंदर जो आपको इससे बड़ा सा स्पेस दिख रहा है इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। देखिए, इसने प्लांट सेल का बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रखा है, ये बड़ा है। ओके, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज वैक्यूल। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। साइज में कम होते हैं लेकिन नंबर में ज़्यादा होते हैं एनिमल सेल में एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो वॉल्यूम है, जो एरिया है वो ज़्यादा है, वैक्यूल बड़ा है, लेकिन नंबर में वो एनिमल सेल से कम है। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। इनके अंदर वैक्यूल्स को अनोनेट किया गया है, दिखाया गया है। ये वैक्यूल है प्लांट सेल का, बड़ा है। ये वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल के, ये छोटे छोटे हैं। ओके, आज हम वैक्यूल ही पढ़ेंगे। चलिए, वैक्यूल्स दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन होती है इनकी, और उस मेम्ब्रेन को, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन एनिमल सेल देयर आर स्मॉल साइज वैक्यूल्स बट मोर इन नंबर। एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं लेकिन साइज उनकी छोटी होती है। वेयर एज इन प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, वन लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल्स जो एब्सेंट होते हैं मोस्टली इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स और बैक्टीरिया लाइक पीपीएलओ। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वो सेल्स हैं जो डिवाइड करती रहती हैं। ये वो सेल्स हैं जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। प्लांट के अंदर जहाँ पे ग्रोथ होती है, जो सेल्स ग्रोथ कराती हैं, या मैं बोलूँ जो सेल्स बार बार डिवाइड कर रही हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, और इस ग्रुप को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। सो वैक्यूल्स हैं वहाँ एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट हैं और पीपीएलओ में भी वैक्यूल्स एब्सेंट हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। वैक्यूल की कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक ऑर्गेनल वैक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसकी कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सेल, ये वैक्यूल है। आज हम वैक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स हैं, छोटे हैं साइज में लेकिन नंबर में ज़्यादा हैं। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल नंबर में 1 है लेकिन साइज में बड़ा है। ओके, वन लार्ज वैक्यूल इन प्लांट्स फिल्ड विद सैप। दिस इज नॉट सेल्फ, सॉरी बाय मिस्टेक, दिस इज सैप, फिल्ड विद सैप कॉल्ड एज सैप वैक्यूल। एंड दिस सैप का मतलब है वाटर लाइक सब्सटेंस और लिक्विड और वाटर। आप बोल सकते हो कि ये पानी की तरह तरल पदार्थ है सैप। ओके, इसके अंदर वाटर है, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ मिक्स है। जब वाटर के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वो सैप कहलाता है। सो जो प्लांट के अंदर जो लार्ज वैक्यूल है वो फिल्ड है सैप से, और ऐसे वैक्यूल को हम बोलते हैं सैप वैक्यूल। क्योंकि ये बड़ा है इसलिए 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, वैक्यूल हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। वैक्यूल स्टोर करते हैं फूड को। वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, शुगर है और अमीनो एसिड्स हैं। अब ये सारी चीजें, वाटर, शुगर, अमीनो एसिड्स, ये सारी मिल जाती हैं तो सैप कहलाता है, सैप वैक्यूल कहलाता है। ओके, चलिए, वैक्यूल है हेल्प करता है मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स बाय टर्गर प्रेशर। देखिए, पानी है उसके अंदर, सैप है उसके अंदर, वो एक प्रेशर लगाता है वॉल्स पे। जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर अगर पानी है तो आप जैसे बैलून को फुलाते हो, या बैलून में होली में आपने पानी डाला होगा तो बैलून फूल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ने, जो अंदर पानी है उसने बैलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाया, वॉल प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से वो फूल गया, टर्जिड हो गया। फूलना, टर्जिड, इस कंडीशन को बोलते हैं टर्जिडिटी। ओके, सो वैक्यूल है वो हेल्प करता है प्लांट सेल को टर्जिड होने में। टर्जिडिटी दो होते हैं, एक टर्जिड, एक होता है श्रिंक।
श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, टर्जिड का मतलब फूल जाना, बड़ा हो जाना साइज में। सो वैक्यूल हेल्प्स इन टर्जिडिटी। प्रेशर कौन सा है वो? टर्गर प्रेशर। हेल्प्स इन सेल एलोंगेशन, सेल की साइज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सो इस तरह से अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। आज देखते हैं कौन कौन से वैक्यूल्स हैं। जैसे टाइप ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स दैट स्टोर सॉलिड फूड, जो वैक्यूल सॉलिड फूड को स्टोर करता है उसको हम फैगोसोम बोलते हैं। वैक्यूल्स दैट स्टोर द लिक्विड फूड, उसको हम पिनोसोम बोलते हैं। वैक्यूल दैट स्टोर द गैस, उसको हम गैस वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, बायंसी फोर्स प्रोड्यूस होता है इससे। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो पौधे हैं वो पानी के अंदर होते हैं। आपने अगर गांव का तालाब देखा है या स्टोरेज प्लांट देखा है पानी का, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं वो ऊपर उगे हुए होते हैं, तैर रहे होते हैं वो, बिकॉज ऑफ द गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन दैट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर गैस वैक्यूल है। गैस वैक्यूल पानी प्लांट को ऊपर ऊपर रहने में हेल्प करता है, उसको तैरने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ द बायंसी फोर्स। इट हैज फ्लोटिंग द एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड से हमें एक चीज समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मतलब कि अगर कोई भी एक सेल है वो कुछ एक्सचेंज कर रही है इन और आउट से, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट आउट कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से कर रही है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मो रेगुलरिटी ऑफ द सेल। सेल के एनवायरनमेंट को, हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। ओके, तो आपको वैक्यूल समझ में आया। तो वैक्यूल में हमें जो मेन चीज है वो याद रखनी है कि सेफ वैक्यूल क्या होता है, गैस वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, वैक्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, प्लांट सेल में कैसे वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में कैसा वैक्यूल होता है। नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, चलिए न्यूक्लियस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। कल मेरे पास कुछ एक कमेंट्स आए थे वीडियो पे और कुछ पर्सनली फ़ोन भी आए थे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने अब 10 या 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आप इजीली उसको समझ पाओगे, टॉपिक भी छोटा रहेगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था सबसे पहले, उसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि न्यूक्लियस कैसा है। मान लीजिए किसी एक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हम इन्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। अगर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो उसको हम यूनिन्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, यूनि सिंगल वन। अगर सेल के अंदर इस सेल हैज टू, TW, this is again mistake, its cell has two nucleus, it is called binucleated. If a cell has many nucleus, it is called as a many nucleated cell. ओके, देखिए ये है हमारा सेल, आपको फिगर देख रहे हो, ये स्पेशली न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन और आउट। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अंदर पोर होता है, उसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ओके, आप देख सकते हो न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ओके, हम वन बाय वन हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियरली, देखिए अलग अलग जगह पे होता है लेकिन जनरल अगर बात करें तो नियरली सेंटर ऑफ द सेल में मिलता है। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल का इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर से कुछ लेना है, न्यूक्लियस को बाहर कुछ देना है, तो वो जो पोर्ट्स हैं वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। ओके, न्यूक्लियस हैज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रोड शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये देखिए, ये थ्रेड लाइक और रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम। चलिए, न्यूक्लियस हैज थ्रेड लाइक और रोड स्ट्रक्चर, रोड शेप स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशंस हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आप लोगों को। आप एक बात सोचें
कि आप घर पे ये कहते हो कि मैं पापा जैसा दिखता हूं, मैं मम्मी जैसा दिखता हूं, मैं बहन जैसा दिखता हूं, मतलब बॉडी में। या फिर हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये बच्चा पापा पे गया, ये बच्चा मम्मी पे गया। ऐसा क्यों है? बिकॉज कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन और हमारा जब डेवलप हो रहा था वोम के अंदर, गर्भ के अंदर, जो इंफॉर्मेशन है 50% मम्मी से आई थी, 50% पापा से आई थी। और जो इंफॉर्मेशंस ने अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस किया, वही इंफॉर्मेशंस हमारे अंदर आ गई। जैसे हमारे अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं कहूं कि मेरा कलर है वो फेयर है क्योंकि मेरी मम्मी का कलर फेयर है। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर मेरी मम्मी वाला जीन आया है, मेरी मम्मी वाला कैरेक्टर आया है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसलिए मैं मम्मी जैसा दिख रहा हूं। कैरेक्टर्स हैं और जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मम्मी पापा से 50-50% आती है, लेकिन हम उन जैसे रिप्रेजेंट होते हैं, उन जैसे दिखते हैं, उन जैसे ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं सिर्फ किस वजह से? बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर मम्मी के कैरेक्टर्स हमें ज़्यादा है तो मम्मी जैसे दिखेंगे, पापा के कैरेक्टर्स ज़्यादा है तो पापा जैसे दिखेंगे। तो ये जो चीज़ें आई हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, इनहेरिट करना, लेना। हमने मम्मी पापा से कुछ इंफॉर्मेशंस ली हैं, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशंस है वो कहाँ थी? सेल के क्रोमोसोम के अंदर, या मैं बोलूं सेल के डीएनए के अंदर, वही चीजें हमारे पास आई हैं। सो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? इनहेरिट करना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशंस और कैरेक्टर्स और जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब हम बच्चे। इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। डीएनए इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी पापा के अंदर जो डीएनए था वो कॉपी होके हमारे अंदर आ गया, वही इंफॉर्मेशंस हमारे अंदर है। तो किस फॉर्म में, कहां पे होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। ओके, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए को हम ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं। हम कैसे दिखेंगे, हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे अंदर जीन्स कैसे होंगे, वो सारे के सारे डीएनए के अंदर हैं। और ये डीएनए कहां से आए? हमारे पेरेंट्स से आया है। चलिए, ऑल इंफॉर्मेशन दैट आर नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ ए न्यू सेल। जैसे हम बने, मम्मी पापा से हम आए तो हम नई सेल हुए, मम्मी पापा प्री एग्जिस्टिंग सेल हुए। तो हमने जब ये बायोलॉजी जब आपने स्टार्ट की होगी तो सबसे पहले एक लाइन जरूर पढ़ी होगी, सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स हैं जो अपने पहले वाली सेल्स हैं उनसे आई हैं, सेल है वो अपने पेरेंट सेल से आई है। ओके, सो जो भी नई सेल बनेगी उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशंस उससे पहले वाली सेल या पेरेंट सेल से आती है। ओके, सो डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशंस हैं कि कोई भी सेल कैसी है, कैसी बनी है, कैसे वो फंक्शन करती है। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन। जो बार बार मैं कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशंस आई हैं, इंफॉर्मेशंस आई हैं, हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए हैं, एक्चुअल में वो चीज जो पास हुई है हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स में, वो है जीन। सो जीन इज प्रेजेंट ऑन डीएनए क्रोमोसोम। आपके लेवल पे आप इस चीज को समझ सकते हो, और ये हमारे पेरेंट्स से आती हैं। ओके, और ये प्रेजेंट होती हैं हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर। चलिए, फंक्शनल पार्ट ऑफ ए डीएनए इज नोन एज जीन। अनऑर्गेनाइज्ड रफ फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल। अगर डीएनए अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड कहलाएगा। उसको हम डीएनए को हम एक तरह से उस डीएनए को, उस न्यूक्लियस को, सॉरी, अगर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ओके, चलिए, अनऑर्गेनाइज्ड और रफ डीएनए को हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, और कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन, और द कंपोनेंट्स और that present in non-dividing cells are called as chromatin material। अब इसको एक बार दोबारा समझे अच्छे से, आप नहीं समझ पे आए होंगे। देखिए, अगर कोई भी डीएनए है या फिर कोई भी क्रोमोसोम है देखो, ये क्रोमोसोम है, ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ये क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ही है क्रोमोसोम। ओके,
अगर क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। अब ये कब ऑर्गेनाइज्ड होगा और कब ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा? वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करती, ध्यान से सुनेंगे, वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करती उनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। जो सेल्स डिवाइड करती हैं उनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। समझ में आ गया? देखिए दोबारा देखिए, क्रोमोसोम्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशंस ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक इंफॉर्मेशंस जाती हैं। ओके, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। अनऑर्गेनाइज्ड एंड रफ फॉर्म ऑफ डीएनए, या फिर आप लिख सकते हो क्रोमोसोम्स, या फिर आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। क्रोमोसोम यहाँ अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, मैं बोल दिया है, आप समझ गए होंगे। Unorganized form of DNA or chromosome is called as chromatin material. Okay, is called as chromatin material. ये गलत लिखा हुआ है, कंपाउंड बाय मिस्टेक क्रोमेटिन आना था। That are present in नॉन डिवाइडिंग सेल। देखिए मैंने लिखा हुआ है नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। ओके, सो ध्यान रखेंगे, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होगा और डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्रोमोसोम होगा। ओके, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इज क्रोमोसोम। चलिए, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? थ्रेड लाइक मास है, स्ट्रक्चर है जो चेंज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स ओनली व्हेन सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड करेगी तभी वो चेंज होगा क्रोमोसोम के अंदर। एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? एंड अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को, और अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ कि वो वेल डेवलप्ड नहीं है, मतलब कि उसके अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कमी है, और वो कमी जो मेन जो कमी है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, बट इन यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अब इसको मैंने यहाँ ठीक कर दिया, आप देख लेंगे। इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज विच वन? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। वो प्रोकैरियोटिक सेल्स, पुरानी सेल्स, अनऑर्गेनाइज्ड, ओके, अनडेवलप्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड सेल्स, उनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, और ऑर्गेनाइज्ड और कंप्लीट डेवलप्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोगों को दो तीन चीजें याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड होगा। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड उन्हीं सेल्स में होगा जो अनऑर्गेनाइज्ड होंगी और जो वेल डेवलप्ड नहीं होंगी। ठीक है, नो वेल डेवलप्ड and unorganized cells have nucleoid, well developed and organized cells have nucleus. ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।